हाँ, तो आज किस चीज़ का क्लास है? आज हिस्ट्री का क्लास मैंने आगे बता दिया हूँ। रुक जाना 1 मिनट यार, ये तो फंस रही है। हाँ, तो हिस्ट्री का पिछले क्लास में हमने हिस्ट्री में क्या कवर करवा दिया था? तो हिस्ट्री में हमने कवर करवा दिया था कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पार्ट 1 हो गई थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था मैंने। अब पार्ट 2 है, मौर्य साम्राज्य में ही पार्ट 2 है। अब मैंने क्या बताया है? चंद्रगुप्त मौर्य में टोटल 9 से 10 राजा हुए हैं। इसमें से मेनली 3 राजा के बारे में ही पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। ठीक है, अशोका के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़नी है। तो मौर्य साम्राज्य मैंने पार्ट 1 डाल दिया, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है। शायद 27 वीडियो हो गई है, तो आप जाकर देख सकते हो उसमें। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो गई है। तो आज हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। ये मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 है, इसमें बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। बिंदुसार का थोड़ा सा छोटा लेक्चर है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती नहीं है, तो 1-2 पूछ देगा कभी कभी, वैसे पूछता नहीं बिंदुसार में से। लेकिन आपको जाना जरूरी है कि क्या क्या रीजन था, पूछ भी सकता है। और बिंदुसार एक छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद में अशोक का भी स्टार्ट कर दूंगा आज ही, लेकिन अशोक में शायद में भी 2 या 3 क्लास लग सकती है, क्योंकि अशोक का टॉपिक लंबा है, डिटेल्स में भी पढ़ना है, अशोक के बारे में पूछता है। तो मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 लिख लो यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य ही है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 है ये, ठीक है, यहाँ पे लिख लो पार्ट 2, और यहाँ पर डैश मार लो कौन से राजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक था, उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया था। थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से बंदे ने क्या क्या बोला है इसमें, क्योंकि ये सब हमेशा पूछती है। एंड्रोकोटस किसने बोला था? तो एरियन एंड प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस किसने बोला था? सेंड्रोकोटस किसने बोला था? ये आप बताना कि किसने बोला था। सेंड्रोकोटस जस्टिन ने बोला था, और सिकंदर के साथ मिलन भी हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके बारे में चर्चा किया इसने। पहला भारत का ऐतिहासिक सम्राट कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक राजनीतिक एक रूप से मतलब एक वध किया था। 8 महाजनपद को जीता चंद्रगुप्त मौर्य। और क्या था इसमें? और हाँ, सेंड्रोकोटस, यूनानियों ने सेंड्रोकोटस लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो बाद में भारत में पढ़ा तो सेंड्रोकोटस कौन है, किसी को मालूम नहीं था। तो उसी को सेंड्रोकोटस की ही पहचान विलियम जोन्स ने किया था। ये क्वेश्चन हमेशा आती है कि किसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है, कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है भारत का। तो वो विलियम जोन्स था, याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा आती है। और भी चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे मतलब बहुत कुछ बनवाए थे, जिससे में कि हमारे सौराष्ट्र में चले जाओ, गुजरात का आज सौराष्ट्र वाले इलाके में, जिसमें रुद्र दमन का एक अभिलेख है, उसमें लिखा गया है कि सरकारी खर्चे से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था वहाँ पे, जो जिसका पुनरुद्धार रुद्र दमन करवाता है। ठीक है, तो सौराष्ट्र में है ये, गुजरात में, आज के गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश था उस समय। वहाँ पे क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था, ठीक है, जिसका पुनरुद्धार रुद्र दमन ने करवाया था। ठीक है, तो ये सब था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। 1-2 छूटे क्वेश्चन तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज बिंदुसार के बारे में मैं स्टार्ट करूँगा कि बिंदुसार के मतलब कौन से हैं। सेकेंड राजा के बारे में लिख लो, बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है। ये बिंदुसार है, ना कि बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है, वो बिंबिसार है, ये बिंदुसार है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में मौर्य साम्राज्य पार्ट 2 है, सेकेंड राजा बिंदुसार के बारे में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु उपासना के द्वारा, क्योंकि वो जैन धर्म के फॉलोअर्स होता है, तो उपासना विधि से, संलेखना विधि से उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? कर्नाटक के सरवनवेलगोला में। कब? 298 BC में, ईसापुर में। तो उसकी मृत्यु हो जाती है 298 BC में। तो उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार ही बनेगा। हेलेना के जो पुत्र होगा उसका भी नाम होता है क्या, तो मैं भूल गया हूँ, वो राजा नहीं बन सकता, क्योंकि चाणक्य ने पहले ही सेल्यूकस निकेटर से ये संधि लिखवा लिया था कि हेलेना इसी बेटी थी सेल्यूकस निकेटर की, यह शादी कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हेलेना की जो भी बेटा होगा, जो पुत्र होगा, वो उत्तराधिकारी मगध का नहीं बन सकता। ये पहले ही संधि में लिखा गया था। लेकिन इसके लिए हेलेना हमेशा प्रयास करते थे कि बिंदुसार कैसा ही मारा जाए और राजा मेरा बेटा बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जबकि हेलेना का पुत्र नहीं बड़ा होता है, लेकिन होता बिंदुसार का है। लेकिन हाँ, बोला गया हेलेना का पुत्र नहीं बड़ा होता है उससे, बिंदुसार से। तो ठीक है, यहाँ पे लिखो कि बिंदुसार, और बिंदुसार की 16 पटरानियाँ होती है। उसमें से एक पटरानियाँ जो होती है वो उसी के हेलेना के बेटे से फंसा रहती है, मतलब बात रहता है उससे, उसकी है एक बेटा होता है, तो उसी का बेटा होता है बिंदुसार की एक बीवी का, जो इससे सेट रहती है। किससे? इसके भाई से, हेलेना के बेटे से। ठीक है, तो वो आगे स्टोरी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बताऊंगा ना। स्टोरी जो मेन है वो मैं बता रहा हूँ, कवर करवा रहा हूँ। तो बिंदुसार की 16 पटरानियाँ होती है और इसके 101 बेटे होते हैं। इसका उल्लेख श्रीलंका के अभिलेखों में उसमें बताया जाता है कि जो मगध का एक राजा था बिंदुसार, उसका 16 पटरानियाँ थी, उसके टोटल 101 क्या थे? बेटे थे। उसमें से पहला बेटा बड़ा का नाम है सुसीम, दूसरा का अशोक, और एक सबसे छोटा बेटा तिस्य होता है, जो कि अशोक का अपना बेटा होता है। और उसका मम्मी का नाम क्या है? धर्मा, सुगंधरांगी
कहीं कहीं, तो वो बिंदुसार की फेवरेट बीवी होती है, जिसका मम्मी का नाम है अशोक, उसकी मतलब मम्मी होती है। तो बिंदुसार 298 ईस्वी में, यहाँ पे स्टार मार लो, चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद जब अकाल पड़ती है मगध में, तो 12 साल के लिए भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर चला जाता है कर्नाटक, और उसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चला जाता है, क्योंकि वो जैन धर्म के फॉलोअर्स होता है, भद्रबाहु उसके शिष्य होते हैं, मतलब टीचर होते हैं, जैनी गुरु, जो कि दिगंबर संप्रदाय के फॉलोअर्स होता है चंद्रगुप्त मौर्य, जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय के। उसके बाद सललेखना विधि से उसकी मृत्यु हो जाती है 298 ईस्वी में, और ये गद्दी पे बैठ जाता है मगध के बिंदुसार। तो गद्दी पे कब बैठा है यहाँ पे लिख लो, राज्याभिषेक, या गद्दी पे कब बैठा, राज्याभिषेक तो गलत लिख लिया भाई, लग रहा है मेरे को। गद्दी पे बैठा कब, 298 BC ईसा पूर्व। BC और AD में क्या अंतर, ये मैंने पहले ही बता दिया है। BC AD में इसे ईसा पूर्व बोला गया और AD को ईस्वी बोला गया। अभी AD चल रही है क्योंकि 2022 के बाद 2023, 24, 25 ऐसे आएगा, लेकिन BC में हमेशा सार उल्टा चलती है। 298 के बाद 297, 96, 95, 94, 93 से 1 तक चलेगी, 1 के बाद फिर आगे जाएगा। तो ये BC में उल्टा चलती है साल, और AD में आगे चलती है। अभी ईस्वी AD चल रही है तो आगे चलेगी साल, 2022 के बाद 2023 आएगा। तो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो बिंदुसार 298 BC में राजगद्दी पे बैठ गया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसके बाद क्या होता है, इसकी 16 पटरानियाँ होती है। कहाँ लिखा गया, लंका, श्रीलंका में बताया गया था, और बहुत सारे विलेखों में लिखा गया है कि इसकी पत्नियाँ यानी पटरानियाँ कितनी थी, 16 पटरानियाँ थी इसकी, ठीक है। 16 से भी ज़्यादा होगा, ये तो बीवी थी इसकी इतनी। और पुत्र, क्योंकि पता नहीं इतने पुत्र कैसे पैदा कर लिया ये ने। उसके बाद पुत्र 101 टोटल, ठीक है, मतलब अशोक के 100 भाई था, उसमें से तिस्य नाम का एक सबसे छोटा बेटा होता है, वो अशोक का अपना भाई होता है। तो अशोक टोटल 99 भाइयों को कत्ल करके गद्दी पे बैठता है। वो क्यों करता है कत्ल, मैं आगे बताऊंगा। तो पुत्र 101, ठीक है। इसमें मेनली 3 ही पुत्र के बारे में चर्चा है। पहला बड़ा बेटा जो होता है वो सुसीम होता है, लिख लो, बड़ा बेटा सुसीम 1 नंबर का हरामी बंदा होता है। दूसरा अशोक, ये तो ग्रेट सम्राट पैदा बनता है। और तीसरा सबसे अंतिम और छोटा बेटा होता है तिस्य, ठीक है। ये अशोक का अपना भाई होता है, अपना भाई, ठीक है। दोनों की मम्मी का नाम धर्मा होती है, मतलब सुवेदनांगी, ठीक है। और सुसीम बड़ा बेटा होता है बड़े बीवी की बेटी, ठीक है। और क्या, ये हो गया इतनी जानकारी। और हाँ, ये जिसका जो धर्म होता है, बिंदुसार का जो धर्म है, ये किस धर्म का फॉलोवर्स होता है, अनुयायी जो होता है किस धर्म का होता है, तो ये जैन धर्म का नहीं होता है। इसका बाप जो है चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म का होता है, लेकिन ये जैन धर्म का नहीं होता है, ये आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर्स होता है। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर्स होता है। और आजीवक संप्रदाय के कौन है, मतलब संस्थापक, तो वो है मखली घोषाल। ये मैं हमेशा वीडियो में बता दिया हूँ कि मखली घोषाल, बहुत सारे संप्रदाय के शैव धर्म और वैष्णव धर्म में बहुत सारे संप्रदाय है, उसकी कौन कौन संस्थापक मैं बता दिया हूँ, आप वीडियो के पेज में जाकर देख सकते हो। तो वैसे ही एक आजीवक संप्रदाय होता है, उसके संस्थापक मखली घोषाल हैं, ये लिख लेना, या हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मतलब फॉलोवर्स होते हैं बिंदुसार, ठीक है। उसके बाद इसको बिंदुसार को क्या बोला गया है, अमित्र घात। अमित्र घात के मतलब शत्रु विनाशक, ठीक है। कोई इसका शत्रु नहीं था उस टाइम में, जो होता था उसका विनाश करता था। ऐसा नहीं है कलिंग को ये भी जीत नहीं पाता है, या सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य भी कलिंग को जीत नहीं पाता है, ये भी नहीं जीत पाता है। तो इसका एक और नाम होता है अमित्र घात, उपनाम, ठीक है, उपनाम अमित्र घात। अमित्र घात इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, ठीक है। और इसे पुराणों में क्या बोला गया है, पुराणों में इसे भद्रसार या बड़ीसार बोला गया है। तो ये भी लिख लो कि कहाँ इसे भद्रसार या बड़ीसार बोला गया है, तो पुराणों में। ये सब याद रखो, इसे क्वेश्चन पूछ सकती है। पुराणों में इसका नाम भद्रसार या वड़ीसार, भद्रसार या वड़ीसार, बिंदुसार को, ठीक है। जैन धर्म में इसे क्या बोला गया है, जैन धर्म भी लिख लो, क्योंकि पूछ देगा कि कहाँ पे इसे सिहसेन बोला गया है, किस ग्रंथ में, तो जैन ग्रंथों में, ठीक है। जैन ग्रंथों में इसे क्या बोला गया है, सिहसेन, ये सब इसका नाम है। आ जाएगी क्वेश्चन, पूछ लिख लेना ये सब। जैन ग्रंथों में से सिहसेन बोला गया है, तो इसमें से पूछ देगा। अमित्र घात का मतलब पूछ देगा, या फिर
भद्रसार या बड़ीसार इसे कहाँ बोला गया था? पुराणों में। और जैन धर्म में क्या बोला गया? सिंहसेन बोला गया। ठीक है, ये था इसके बारे में जानकारी, बिंदुसार के बारे में। कौन है, क्यों है, सारा कुछ मैं बता ही दिया हूँ। ठीक है, तो दिख तो रहा होगा सारा कुछ। लिख लो, मैं मिटा दे रहा हूँ, वीडियो रोक के लिख सकते हो। शॉर्ट वीडियो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ बिना बकवास के। तो ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? और हाँ, इसके समय जो भी राजा का पुत्र होता था, ठीक है, बड़ा बेटा तो युवराज रहेगा ही, कि भावी सम्राट जो इसका होने वाला था। सुसीम को ही भावी सम्राट घोषित किया गया था। और सुसीम भी ऐसा नहीं कि वो गधा था, एक नंबर का चूतिया बल था वो, लेकिन अशोक मतलब वो फुर्ती था बंदा, थोड़ा बुद्धिमान था, लेकिन गलत तरीकों में। ठीक है, वो प्रजा के लिए बिल्कुल भी हित नहीं होता, मतलब हमेशा अन्याय ही करता था सारे पे बंदों पे। ठीक है, सारा लोग चाहता था कि अशोक गद्दी पे बैठे राजा बने, लेकिन बिंदुसार के सारे घर वाले चाहते थे कि सुसीम गद्दी पे बैठे, लेकिन सुसीम योग्य नहीं था मगध गद्दी लायक। ठीक है, तो बिंदुसार का फिर युवराज तो सुसीम हो गया है। और जो भी बाकी जितने पुत्र थे और इसके जितने प्रांत, राजा के उस समय मगध में क्या सिस्टम था कि जो भी राजा का पुत्र है वो किसी ना किसी प्रांत के राज्यपाल होगा। ठीक है, जिसे वायसराय बोला गया था। वायसराय बोलो, राज्यपाल बोलो, उपराजा बोलो, लेकिन अलग अलग प्रांत का। जब राजगद्दी पे बैठने वाला था अशोक, तो उससे पहले वो अवंती का क्या था? उपराज्यपाल था, मतलब राज्यपाल था। ठीक है, उपराजा या वायसराय जो भी बोलो, राज्यपाल था। अवंती का पूरा नाम क्या है? उज्जैनी का पूरा नाम अवंती है। ठीक है, ये सब याद रखना। तो वहीं का वो राज्यपाल था। अब मैं बता दिया हूँ कि स्ट्रैबो एक बंदा है, स्ट्रैबो के अनुसार, ये सब स्टार मार के लगा क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो एक यूनानी लेखक है। स्ट्रैबो के अनुसार, यार ये बार बार गिर जाती है, तट छोड़ो, देखो तो वीडियो चल रही है ना। तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम इसका मित्र होते हैं। ठीक है, सीरिया जो आज का देश है, वहाँ का एक राजा थे उस समय। सीरिया जानते हो ना, जॉर्डन, लेबनान, तुर्की, इराक के बगल में, उधर समुद्र से सटा है, पिछले टाइप का, इराक उराक के पीछे से का हिस्सा है सीरिया। वहाँ का राजा था एंटियोकस प्रथम। तो वहीं के नरेश से दोस्ती रहता था इसका। तो अभी भी भारत का जितने जगह दोस्ती है, एक एक एम्बेसडर भेजता है ना, जिसे IFS निकाल के जो बंदा जाता है विदेश में राजदूत बन के, वही उस समय बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत आया था उसका नाम था डायमेकस। वो किसका था राजदूत? सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का। ठीक है, तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश, लिख देना, सीरियन नरेश एंटियोकस। ठीक है, एंटियोकस ने अपना राजदूत भेजा था, अपना एम्बेसडर राजदूत इसके दरबार में भेजा था। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है? डायमेकस। क्या नाम होता है? डायमेकस, याद रखना। और डायोनिसियस आता है अशोक के दरबार में, और डायमेकस को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बोला गया। तो ये क्वेश्चन आ सकती है अगर पूछे कि किसे बोला गया था मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी, तो डायमेकस का ही। ठीक है, क्योंकि जो मेगास्थनीज होता है वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है, जो कि सिलिगोस निकेटर का राजदूत होता है। और उसके बाद जो राजदूत बनता है बिंदुसार का, वो डायमेकस होता है, जो कि एंटियोकस प्रथम का राजदूत होता है, जो कि इसके दरबार में आता है, डायमेकस के दरबार में आता था। ठीक है, ये किसने बोला था? स्ट्रैबो ने बोला था। ये भी लिखना था, स्ट्रैबो ने बोला था। और क्या बताओ, यही बात थी बस। और भी बात है, एक दो लिख लो। स्ट्रैबो के अनुसार ये था। फिर देखो, जब बिंदुसार अपनी राजगद्दी पे अय्याशी कर रहा था, ये कहीं ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन साम्राज्य विस्तार कर रहा था। कलिंग को जीतना चाहा, कलिंग को नहीं जीत पाया। ये और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों नहीं जीत पाया था कलिंग को। हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि जितनी ताकत इसके पास थी उस समय कलिंग पे उतनी ताकत थी। और कलिंग हमेशा मगध पे मतलब इक्वल ही पड़ रहा था, और उसके कारण कलिंग के कारण बहुत ही इसका मतलब लॉस हो रहा था। क्योंकि पूर्वी जो इलाका था उड़ीसा का, जो है ना, वो कलिंग था पहले। उड़ीसा का जो आज इलाका है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश का इलाका, वो कलिंग था पहले। ठीक है, तो पूर्वी, और उसके पास कलिंग के पास बहुत ताकतवर नौसेना थी। जो भी पूर्वी राज्यों से, पूर्वी देशों से जो भी व्यापार होती थी, वो कलिंग लेता था और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। तो पैसा और इकोनॉमिक्स आएगी तो पावर आपके पास ऑटोमेटिक आएगी, चाहे कहीं का भी सिस्टम हो। पैसा आपके पास है तब पावर है, वरना कुछ भी नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में पावर उसके पास आई थी, सेना बढ़ा रहा था वो। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में मगध को जाने की नहीं दे रहा था, क्योंकि उस पर कब्जा था, बीच में आर बन रहा था। दोनों ने ट्राई कर लिया, बेचारा नहीं जीत पाया था चंद्रगुप्त मौर्य, और ये बेचारा खुश रह गया 8वीं महाजनपद में, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों। लेकिन अशोक के समय में ये नहीं होता है। अशोक में कलिंग का युद्ध होता है तगड़ा लेवल का,
सबसे खतरनाक युद्ध होता है वो, और अशोक सारे को निपटा करके 16 महाजनपद को अपने अंडर कर लेता है। वो मैं अशोक में बताऊंगा, ठीक है। अभी बिंदुसार के बारे में पढ़ लो। तो जब बिंदुसार राजा रहता है और अवंती का शासक उस समय राज्यपाल जो होता है वो अशोक होता है। तो पहले तक्षशिला ये लोग के समय ना बहुत से विद्रोह हुआ करता था। जैसे में कोई भी राजा नया बना, विद्रोह स्टार्ट, कोई और राज्य जो प्रांत है वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। जैसे में कि मौर्य पहले महापद्म नंद वंश का था, संस्थापक था, मतलब जब शासन था मगध पे नंद वंश का, तब कलिंग नंद वंश के अंडर था। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को हटा के अपने गद्दी पे बैठा, कलिंग अपने आप को आज़ाद कर लिया। और तक्षशिला वाले तो हमेशा विद्रोह पे ही उतरा करते थे। तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह स्टार्ट हो गया मगध के खिलाफ कि अब मगध से में नहीं रहना है, हम लोग अपना एक अलग देश घोषित कर लेते हैं। तक्षशिला जो आज के पाकिस्तान वाला इलाका है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर बिंदुसार को ये बात मालूम हुआ। बिंदुसार तो अपनी रानियों में व्यस्त है, अपने 101 बेटा पैदा कर दिया वो व्यस्त रह के। फिर उसने बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजता है कहाँ पे, तक्षशिला, जहाँ की जाओ युद्ध शांत करके आओ और अपने वापस अंडर में लेके आओ तक्षशिला को। ये पियक्कड़ एक नंबर का हरामी होता है, वहाँ जाके ऐसे ही करता है और युद्ध में जाता है तो कुटा जाता है बेचारा। इसको बहुत धोता है, चप्पल से मारता है, जरूरत भी नहीं पड़ता है हथियार उठाने का, और इसे वापस लौटा देता है सुसीम को। सुसीम रोते हुए आता है अपने बाप के पास कि पापा मेरा फाड़ दिया मार के और मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। ऐसा ही बात होती है रियलिटी में। फिर बोलता है कि अब कौन जाएगा, तो फिर अशोक ने बोला, अशोक के पास न्यूज़ पहुँचती है कि आपके भाई को छुड़ा के भेज दिया गया तक्षशिला से। अशोक को आती है वहाँ से व्हाट्सअप होता है, किसके तरफ से, बिंदुसार की तरफ से, कि जा बेटा देख उधर कोई उछल रहा है। अशोक निकल लेता है यहाँ से। अशोक निकलता है तक्षशिला जाते। पहले तो अशोक का एक ही बात ही, पहले मैं आपको फरमान भेजूंगा शांति बनने के लिए, आ जाओ अपने अंडर, नहीं तो फिर मैं काल बैठा ही हूँ। तो पहले वो फरमान भेजता है, आओ तक्षशिला वाले हमारे अंडर। वो लोग नहीं आता है तो अशोक ने अगर हथियार उठा लिया मतलब विनाश स्टार्ट है वहाँ पे। अशोक हथियार उठाता है, बेचारा सारा सिलेंडर कर देता है वहाँ पे और वापस तक्षशिला को मिला लेता है मगध में। तो अशोक के नाम ही काफ़ी थी। अभी तो तहलका वो मचाएगा 261 BC में जो राजा बनेगा। जब 261 BC में जब कलिंग का युद्ध होगा, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम चलेगा। और अशोक के नाम ही काफ़ी था कि उस समय कोई विदेशी सोचता भी नहीं था कि मैं भारत में अटैक करूं। सोचना भी दूर की बात है अशोक के समय में। तो बहुत ताकतवर और चक्रवर्ती सम्राट बनता है भारत का। तो अशोक के बारे में बताऊंगा, लंबी चैप्टर चलेगी। तो अभी ये खत्म हो गया। तो तक्षशिला को अंडर कर लिया अशोक ने। पहले सुसीम को भेजा था, सुसीम ने नहीं कर पाया था, अशोक को भेजा, अशोक ने अंडर कर लिया, तक्षशिला को वापस मिला लिया। कोई विद्रोह नहीं कर रहा था उस समय जब तक अशोक के शासन था, क्योंकि सभी को मालूम था कि इसका एक बेटा पागल है अशोक, जो किसी को विद्रोह करने देगा नहीं। और अशोक को उसमें ऑर्डर नहीं मिला था कि आप कलिंग पे युद्ध करो। लेकिन कलिंग जैसे ही अशोक बनता है मगध के राजा, कलिंग को भी अंडर कर लेता है। अब वो कैसे करता है बताऊंगा आगे। और कलिंग को क्यों अंडर करता है, क्यों करना जरूरी था, वही बताऊंगा, रीज़न क्या है मेनली। तो अष्टैवों के अनुसार हो गया, तक्षशिला को मिला लिया। अब एक बंदा होता है क्या, एक बंदा होता है कि इसका दो दोस्त होते हैं ना बिंदुसार के। वो कौन है, बिंदुसार का दोस्त था एंटियोकस प्रथम, जो सीरियन नरेश होता है। ये बंदा, इसी बंदे से 3 चीज़ का मांग करता है बिंदुसार, 3 चीज़ का मांग करता है। ये हमेशा क्वेश्चन में आती है कि बिंदुसार ने वो कौन सी 3 चीज़ का था जो इसे मांग किया था। हर एक क्वेश्चन में आती है, हर एक एग्जाम में। तो वो था अंजीर और क्या, मदिरा और एक दार्शनिक। दार्शनिक किसे बोला गया, बंदों को मदिरा और अंजीर तो समझ में आ गया कि क्या होता है, दार्शनिक समझ में नहीं आया। तो दार्शनिक एक बंदा होता है जो कि हर एक नई नई जगह का पता करते रहता है और घूम घूम कर वो न्यूज़ और ज्ञान इकट्ठा करते रहता है। उसे बंदे को दार्शनिक बोला जाता है। तो एंटियोकस प्रथम ने इसकी बात मान ली थी बिंदुसार की, और 2 चीज़ तो भेजवा दिया था, सूखा अंजीर बहुत सारे मात्रा में और मदिरा एक से एक टाइप का। लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था एक भी, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि बिंदुसार ने जो मांगा था एंटियोकस प्रथम से, तो 2 चीज़ दे दिया था, सूखा अंजीर और मदिरा, लेकिन दार्शनिक नहीं दे पाया था। तो बस बिंदुसार के बारे में इतना ही चर्चा थी। और 1-2 क्वेश्चन छूटे तो वो आएगी भी नहीं जो छूटेगी। और फिर मैं अभी 1 मिनट रुक जाऊँ। हाँ, तो फिर ये हो गया, किसके बाद हो गया, अरे इतनी गर्मी यहाँ पे हो रही है कि इसमें माइक में पसीना चल जाएगा। हाँ, तो फिर क्या हो गया, मौर्य साम्राज्य का सेकेंड राजा के बारे में खत्म हो गया। मैं थोड़ा स्पीड में बता दिया हूँ आज। अगर समझ में आपको नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये था, बस इतना ही था बिंदुसार के बारे में। इस राजा के बारे में इतना ही पढ़ना है। क्या पूछ देगा इसमें क्वेश्चन, आपसे पूछ सकता है कि एंटियोकस प्रथम से क्या चीज़ का मांग किया था। तो वो 3 चीज़ का मांग किया था, अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक। 2 चीज़ भिजवा दिया था, 1 चीज़ नहीं भिजवाया था, ठीक है। ये बात किसने बोला था, एक एथिनियस नाम का एक मतलब लेखक होता है, उसी ने ये बात बोला था। कौन बोला था ये बात, यहाँ पर स्टार मार के लिख लो, एथिनियस के अनुसार। क्योंकि अष्टैवों ने क्या बोला था कि एंटियोकस प्रथम अपने राजदूत को भेजा था राजमहल दरबार में, अष्टैवों के अनुसार। और एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से
एंटियोकस प्रथम से जो इसके दोस्त होते हैं उसे क्या क्या मांगा था? सूखा अंजीर, जिसे मीठा अंजीर भी बोला गया है, तो सूखा अंजीर, ये तो जरूर पूछेगा आपसे, सूखा अंजीर और मदिरा एंड दार्शनिक, ये एक दार्शनिक मांगा था। ठीक है, ये किसके अनुसार? एंथीनियस के अनुसार। किससे मांगा था? एंटियोकस प्रथम से। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। और मैं क्या बता दूं इसमें, बस इतना ही था बिंदुसार के बारे में। और हाँ, एक दो और को लिख लो स्टार मार के ऐसे ही। किसने बोला था कि ये 16 राज्यों का विजेता है? तो बौद्ध एक विद्वान होता है, बौद्ध विद्वान तारानाथ, उसके अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। तो ये लिख लो कि बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार, ठीक है, मेरा राइटिंग समझ में नहीं आएगा, अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। 16 राज्यों का विजेता किसे? बिंदुसार को बताया गया है। इसने बताया था, तारानाथ ने बोला था। तो यही था, और क्या, बौद्ध धर्म के अनुसार। तो ये सब कुछ भी पूछ सकता है, इतना ही है। इससे ज़्यादा डिटेल्स में आप बिंदुसार के बारे में कहीं भी नहीं है, इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा डिटेल्स कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, और ना ही क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछती है। ठीक है, तो जो पूछेगा वो मैं एक दो में पॉइंट कवर कर दिया हूँ, यही सब पूछेगा। ठीक है, तो ठीक है, आधा घंटा के लेक्चर में शायद ये कवर हो गई है मौर्य साम्राज्य का पार्ट टू का बिंदुसार। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अशोक के बारे में चैप्टर थोड़ी लंबी है, एक दो क्लास लग जाएगी, तो मैं आधा क्लास अशोक के बारे में इसी में कवर करवा दे रहा हूँ। छोटी जानकारी अशोक के बारे में, ओवरव्यू। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अशोक के अगला जो कल वीडियो बनाऊँगा, कल या फिर जब भी मुझे टाइम मिले, तो उसमें अशोक के बारे में और भी कवर करवा दूँगा। ठीक है, तो आज मैं कुछ अशोक के परिचय देता हूँ कि अशोक कौन था, कब गद्दी पे बैठा। ठीक है, क्योंकि बिंदुसार के बारे में तो और कोई जानकारी है ही नहीं, उतना अयास था, खाली सिर्फ अयास करता था, अपनी बीवी के साथ 16 पटाने के साथ अयास ही कर रहा था। ये ज़्यादा दूध पे ध्यान दिया नहीं था, लेकिन था ताकतवर, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। शत्रु विनाशक ऐसे नहीं इसे बोला जाता था। ठीक है, यही 3 मगध का शासक हो जाए जो ताकतवर होता है। एक और दशरथ होगा थोड़ा सा, वो भी बहुत धर्म के फॉलोअर्स बन जाता है, तो उतना भी नहीं होता है। अशोक तक ही ज़्यादा काल होता है इसकी। तो अब यहाँ पे लिख लो मौर्य साम्राज्य का तीसरा राजा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में थर्ड राजा जो सबसे ग्रेट और तगड़ा होता है, उसका नाम है अशोक। अशोक, ठीक है, ये द ग्रेट राजा होता है, द ग्रेट किंग, चक्रवर्ती सम्राट अशोका। ठीक है, तो अशोक के बारे में छोटी जानकारी लिख लो कि जब ये तक्षशिला में रहता है अशोक, ठीक है, तक्षशिला का युद्ध शांत कर रहा था, यहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? इसके पिता बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है 273 बीसी में। 273 बीसी में जब मृत्यु हो जाती है तो सारे राजा कौन बनेगा? सुसीम बनेगा। सुसीम गद्दी पे बैठ जाता है, वहाँ पे अभिषेक नहीं होता है उसका, गद्दी पे बैठ जाता है। 273 बीसी में रिटर्न होता है, सारा प्रजा चाहता है कि अशोक गद्दी पे बैठे। और रियल में क्या होता है कि जब ये लौटता है वहाँ से 273 बीसी में यहाँ के लिए, तो इसकी मम्मी को धर्मा को, जो कि इसकी मम्मी होती है अशोक की, धर्मा, उसे सुवर्णरांगी भी बोला गया है कहीं कहीं, तो उसको कौन मार देता है? ऐसे लिखा गया है कहाँ स्टोरी पे कि उसको 99 भाइयों मिलके और उसकी और बीवियों ने मिलके, इसकी बहुत सीधी शादी होती है, इसकी मम्मी बहुत बौद्ध धर्म के पुरुष होते हैं, बहुत ज्ञानी होती है, तो उसको मार देता है, ये लोग ने मिलके मार देता है। तो फिर क्या होता है कि इसको दिमाग सनक जाता है, वहाँ से निकलता है। आने के बाद अपने सारे 99 भाइयों को निपटाता है, और निपटाने के बाद खुद गद्दी पे बैठ जाता है प्रजा के अनुसार। अशोका उस समय दयालु और वो नहीं था। दयालु क्यों रहेगा? उसकी मम्मी को निपटा दी हो तो कोई भी हो, मेरे को निपटाया हो तो निपटाएगा ही, और ताकतवर था ही, 99 भाइयों को निपटाता है, अब गद्दी पे बैठ जाता है, मगध गद्दी पे। ठीक है, बस एक भाई को छोड़ देता है जो कि इसका अपना भाई होता है, उसका नाम होता है तिस्य। ठीक है, वो अपना भाई होता है सगा, धर्मा का बेटा तिस्य, जो सबसे छोटा होता है, उसे छोड़ देता है, बाकी 99 भाइयों को निपटाता है। ठीक है, और गद्दी पे बैठ जाता है। कब? 273 में तो इसकी मृत्यु होती है, इसकी पापा की, बिंदुसार की। लेकिन ये गद्दी पे राज्याभिषेक इसका होता है 269 बीसी में, 269 ईसा पूर्व में। उसे इंग्लिश में बीसी बोला गया है, कहीं कहीं आपको BCE भी लिखा रहेगा, मतलब बिफोर कॉमन ईरा। इंग्लिश में उसे बिफोर कॉमन ईरा बोलता है, लैटिन वर्ड में बिफोर क्राइस्ट BC बोला जाता है, और हिंदी में उसे ईसा पूर्व बोला जाता है। BC AD में क्या अंतर है? मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है 2 वर्डों में अंतर, उसमें जाकर देख लो, या हिस्ट्री का पहला लेक्चर देख लो, उसमें मैं BC AD में डिटेल्स में बता दूँ क्या अंतर होता है। BC AD ऐसा तो नहीं है कि किसी को समझ नहीं आएगा। तो अशोक ने फिर गद्दी बैठ जाता है 269 BC में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक जो गद्दी पे बैठता है, राज्य गद्दी पे, ठीक है, राज्य गद्दी पे जब ये बैठता है, कब बैठता है? 269 BC में।
BC में, ठीक है। इसके राज्याभिषेक होता है मगध की गद्दी पे। और इसके बारे में क्या लिखो, मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में इसे क्या बोला गया है, अशोक बोला गया। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में। पहले अशोक के बारे में थोड़ा सा जानो डिटेल, उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो राजगद्दी पे 269 BC में बैठ गया। इसका जन्म कब हुआ, जन्म लिख लो, जन्म और क्या मैं बताऊं, जन्म के बाद माता का नाम, सब पूछ सकता है भाई ये, क्योंकि अशोक मेन है, अशोक के बारे में जानना जरूरी है आपको। पिता का नाम, भाई का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र पुत्री का नाम, और क्या, पुत्र पुत्री का नाम, धर्म का नाम, बस कितना आया हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुछ है क्या, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, धर्म का नाम, भाई का नाम, क्षेत्र का नाम भी लिख लो, कितना क्षेत्रफल था इसका शासन का, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं है, अब तो कुछ नहीं बचा है ना। युद्ध भी लिख लो, इसका युद्ध एक ही तो होता है, तगड़ा युद्ध, कलिंग का युद्ध, तो युद्ध इतना चीज लिख लो अशोक के बारे में, काफ़ी जानकारी, ठीक है। फिर मैं बताऊँगा आगे आगे। अब अशोक खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं बोलो, अशोक सबसे मेन है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इंडिया का कोई भी लेवल का हो, ठीक है। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य से जरूर पूछेगा, मौर्य साम्राज्य में। तो आप एक बार पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और 1 2 क्वेश्चन तो छूटने के लिए ही बनाता है। अब पूछ कि अब इससे अशोक का कौन सा ऐसा लेख है जिसपे हाथी का साइन है, मोर का साइन है, बैल का साइन है, कौन सा भी लेख है, तो ये सब छोड़ने के लिए होता है। ऐसा है, मैं बता दूंगा कि अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख जो है चंपारण में, बिहार के चंपारण में, वहाँ पे मोर का साइन है, ठीक है। तो ये सब है, बता दूंगा मैं, कि आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री। तो राजगद्दी पे 269 BC में बैठ गया, ठीक है। उसके बाद जन्म कब होता है, 304 BC में। बहुत सारे बंदे को जन्म ही नहीं पता होता है इसका, तो ये आपको याद कर, 304 BC में होता है। और 305 BC में याद करो, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर युद्ध जो होता है वो 305 BC में ही होता है, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। और 304 BC में इसका जन्म भी हो जाता है, बताओ, क्योंकि कम उम्र में शादी होता है बिंदुसार का, ठीक है। तो 304 BC में इसका जन्म हो जाता है। और माता का नाम क्या होता है, माता का नाम कहीं में 4 BC तो गलत तो नहीं लिखा दिया, नहीं गलत नहीं है, 4 के बाद फिर 69 हो गया, तो हाँ गलत तो नहीं है, सही है, सिर्फ 4 BC ही है, ठीक है। माता का नाम आपका सुभद्रांगी, सुभद्रांगी या धर्मा, सुभद्रांगी या धर्मा, ठीक है, दोनों इन्हीं का नाम होता है। ये होता है माता का नाम, इन्हीं का पुत्र होते हैं। पिता का नाम बिंदुसार, ये तो आपको मालूम ही होगा, बिंदुसार है ना कि बिंबिसार। भाई 100 भाई होते हैं इसके, दुर्योधन के जैसा। दुर्योधन का भी अपना भाई 99 होता है, और इसका 100 भाई, जिसमें से बड़ा भाई सुसीम, और सेकेंड भाई तो अशोक खुद होता है, और सबसे छोटा भाई तिस्य, इसी सब के बारे में चलता है। तिस्य जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ये सबसे बड़ा, और ये सबसे छोटा, और अशोक दूसरे नंबर का होता है। तिस अपना भाई होता है, ठीक है, तिस अपना भाई होता है, सुभद्रांगी बेटा ही होता है। पत्नी 5, महादेवी रानी महादेवी, दूसरा रानी पद्मावती, ये पद्मावती नहीं, वो वाली पद्मावती जो राजस्थान वाली पद्मावती नहीं है, वो तो आगे जाके मेडिवल हिस्ट्री में बताऊंगा। ये पद्मावती उस टाइम होता है, रानी पद्मावती, रानी महादेवी और कुरुवती, तिसरच्छा नाम होता है इसका, तिसरच्छा। बहुत 1 नंबर की हरामी होती है ये, एक तो एज कम होता है, ये वैश्या होती है, और ये बहुत सुंदर होती है, छोटी एज की रहती है। अशोक को पटा लेती है, और अशोक इससे शादी कर लेता है। अब शादी कर लेता है तो फिर, और एज कम रहती है। बिंदुसार का जो इसका बेटा होता है ना, अशोक का बेटा कुणाल, उसके एज की होती है तिसरच्छा, ठीक है। अशोक इसके साथ शादी करता है, अशोक, और अशोक का एक बेटा होता है कुणाल, उसी का उसको मतलब प्यार हो जाता है, इसको प्यार होता है अशोक के बेटे कुणाल से, जबकि अशोक की पत्नी होती है। और यही तिसरच्छा है जो पहली बार बौद्ध धर्म को कटवा देती है। बौद्ध भी जो पहली बार जो कटवाता था वो यही होती है तिसरच्छा, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम वो कटवाता है शशांक, कहाँ का, बंगाल का शासक, ठीक है।
अभी 5वां पीढ़ी है बौद्ध जो वृक्ष लगा हुआ है बौद्ध गया में, 5वां पीढ़ी है। मैं बताऊंगा, बौद्ध धर्म में बता दिया इसके बारे में, और अभी आगे भी बताऊंगा कि 5वां पीढ़ी है। और अंतिम पीढ़ी जो लगाया था वृक्ष, वो कौन लगाया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम लगाया था। उस पर बैंड लगा दिया गया है कि गिरे हुए पत्ते को सिर्फ छूना अलाउड है, बाकी नहीं। वो 5वां पीढ़ी है ये बौद्ध धर्म के वृक्ष का, ठीक है। और तीसरा ही है जो पहली बार बौद्ध धर्म को वो वृक्ष को कटवाती है, ठीक है, जहाँ पे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यही तीसरा है जो कुणाल की आँख निकलवा लेती है। जो अशोक का बेटा होता है कुणाल, उसका आँख बहुत प्यारा होता है। ये पहले ऑफर देती है कुणाल को कि आप मेरे हस्बैंड बन जाओ, ठीक है। लेकिन कुणाल मना करता है कि आप मेरे पिताजी के वाइफ हो और मेरे माता लगती हो, तो मैं नहीं कर सकता शादी। तो तब ये उससे बदला लेने के लिए अशोक की मुहर चुरवा के, जब वो किसी युद्ध पे निकला होता है ना किसी प्रांत पे कुणाल, तब ये मुहर चुरा के फरमान जारी कर देती है कि उसका आँख निकलवा लिया जाए। वहाँ के जितने भी बाकी जो और भी महामंत्र होते हैं ना, मंत्री मंत्री, तो उसको ऑर्डर दिया जाता है कि अशोक ने बोला है कि कुणाल का आँख निकलवा लिया जाए। आँख निकलवा के इसे भेज दिया जाता है। जब पता चलता है अशोक को कि ये काम तीसरा ने किया था, तो इसको जिंदा जला देता है अशोक, ठीक है, जिंदा। इसीलिए अशोक के बाद कुणाल राजा ना बन करके तीवर का बेटा, जो इसका दूसरा बेटा होता है, तीवर का पहला बेटा, उसका बेटा दशरथ बनता है गद्दी पे। मतलब अशोक का पोता गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। यही तीसरा होती है। उसका एक और बीबी का नाम है कुरुवती, ठीक है, हो गया ना, कुरुवती। तीसरा कुरुवती, ठीक है। 5वीं भी होगी ना, महादेवी, पद्मावती, तीसरा कुरुवती। एक और बीबी होती है, मैं भूल रहा हूँ, कुछ होती है एक और बीबी, मैं भूल रहा हूँ यार, छोड़ उसको, उतना बीबी क्या नाम है। एक तीसरा का नाम याद रखना कि जो कुणाल का आँख निकलवा लेती है और बौद्ध धर्म को पहले कटवाने वाली यही होती है। और एक महादेवी पहली बीबी होती है, महादेवी रानी महादेवी, ठीक है। 5 बीबी होती है टोटल, और 7 बेटा बेटी होता है इसका, ऐसे मेन जो है। एक होता है तीवर, कुणाल, महेंद्र, कुस्तन और जलोक, ठीक है। और बेटी होती है संघमित्रा और चारुमती, ठीक है। तो इसके पुत्र पुत्री मिला के 5 पुत्र, 5 पुत्र और 2 पुत्री होती है। 5 पुत्र भी होता है। पुत्र का नाम तो मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया हूँ मौर्य साम्राज्य का स्टार्टिंग लेक्चर में, कि पहला लिख लो, मैं लिखवाऊंगा नहीं, जगह नहीं है, तो पहला लिख लो तीवर, दूसरा कुणाल, तीसरा महेंद्र, जिसे अशोक ने महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा दोनों को अशोक भेज देता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका, कि जाओ वहीं प्रचार प्रसार करो। तीबर उस लायक नहीं होता ये गद्दी पे बैठे। तीबर का जो गद्दी बैठने लायक होता है कुणाल, उसका आँख निकलवा लेती है तीसरा, 2 ही गद्दी बैठ नहीं सकता है। अब बाकी 2 बकलोली होता है इसका बेटा। एक योग्य होता है इसका पौत्र दशरथ, जो उस समय राजगद्दी पे संभालने लायक होता है, तो गद्दी बैठ जाता है दशरथ, ठीक है। इसके बाद 232 BC के बाद जब अशोक मरता है तो 5 बेटा होता है। पहला तीवर, कुणाल, महेंद्र, कुरुशत और जलोक, ठीक है, कुस्तन और जलोक, 4 बेटा हो गया, 4 नहीं 5 हो गया ना, 5 हो गया। और 2 बेटी संघमित्रा और चारुमती, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा को ये श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, क्वेश्चन हमेशा आएगा, ठीक है। और तीवर का बेटा ही होता है दशरथ, ठीक है। तीवर का बेटा होता है दशरथ, जो कि अशोक के बाद गद्दी पे बैठेगा। तो ये हो गया, इतना लिख लेना, बाकी मैं बताऊंगा नहीं, बीबी का नाम भी ये पता ही हो गया। धर्म ये होता है बेचारा बौद्ध धर्म का फॉलोअर्स, पहले कोई धर्म नहीं फॉलो करता है, पहले हिंदू धर्म होता है, ये सिर्फ धर्म का फॉलोअर्स होता है, पहले कोई धर्म नहीं, क्योंकि इसको उपाधि में लिखा गया है बहुत सारे अभिलेखों में, देवान प्रिय या देव प्रियदर्शनी, मतलब देवों का प्रिय या बहुत सुंदर, इसका मतलब होता है देवान प्रिय, मतलब देवों का प्रिय, तो हिंदू धर्म होता है। लेकिन जब कलिंग युद्ध करता है ना, इतना भयंकर तहलका मचाता है, तो फिर इतनी रक्तपात देख के ये इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है बौद्ध धर्म में। उपगुप्त इसके गुरु होते हैं बौद्ध धर्म कन्वर्ट करवाने वाले, ठीक है। उसके बाद ये अहिंसा को त्याग देता है बिल्कुल भी। लेकिन तो भी सारे बंदा में दहशत होता है पूरे वर्ल्ड में कि अशोक ने युद्ध छोड़ा है, हथियार चलाना नहीं भूला है, ठीक है। तो किसी का हिम्मत नहीं होता है अशोक और अशोक के पौत्र दशरथ के समय तक अटैक करें इंडिया में। फिर धीरे धीरे कमज़ोर होता है, पता चलता है न्यूज़ बाहर चलता है, तो फिर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, बताऊँगा आगे। तो पुत्र कौन होता है बता दिया मैंने। धर्म, बौद्ध धर्म लिख लो, बौद्ध धर्म, बौद्ध ही गुरु इसका कौन होता है बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाने वाला? उपगुप्त गुरु होते हैं इनके, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाता है। क्षेत्रफल, भारत में भी सबसे ज़्यादा हिस्सा पर राज करने वाला अशोका ही होता है। उसके बाद औरंगजेब होता है, जो 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर कवर करके राज करता है। लेकिन जो भारत के इतिहास में पहला जो राजा होता है सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर राज करने वाला, वो अशोका ही होता है, द ग्रेट सम्राट अशोका। 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर राज करता है। आज का इंडिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में है आज का इंडिया। उस समय अशोक के समय में जो पूरा क्षेत्रफल पे इंडिया था, सुदूर दक्षिण को छोड़ करके, जो चेर चोर पानी वाला इलाका है, सुदूर दक्षिण को छोड़ करके पूरे इलाके पे अशोक का कब्जा होता है। कलिंग पे भी
कलिंग युद्ध में बताऊंगा अगले वीडियो में, अभी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, देख लेता हूँ कितने मिनट का हुआ है, तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। चलो 24 मिनट का हो गया है, तो कलिंग युद्ध आज स्टार्ट करूंगा नहीं, एक ओवरव्यू दे दूंगा कल का वीडियो में, या फिर कल नहीं, कल टाइम मिलेगा नहीं, परसों तरसों बताऊंगा कभी, ठीक है। तो उसमें बताऊंगा कि कलिंग को भी मिलाकर के टोटल 16 महाजनपद पे कब्जा कर लेता है अशोक, जबकि इसका अब जो दादाजी होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पिता बिंदुसार, वो भी सिर्फ 8 ही महाजनपद को जीत पाता है, लेकिन अशोक 16 महाजनपद को अपने अंडर कर लेता है। और इसका जो एरिया होता है ना, उधर ईरान से टच करता है, भारत का उस समय का एरिया, म्यांमार में सब इसी अंडर होता है, बस सुदूर दक्षिण के 3 छोड़ के यह का पूरे जगह पे कब्जा करता है, कलिंग के भी, जो कलिंग उसमें सबसे ताकतवर था मगध के बाद। तो धर्म, बौद्ध धर्म हो गया, गुप्त हो गया। क्षेत्रफल 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर, आज के इंडिया से बड़ा क्षेत्र पर राज करता है वो। युद्ध, कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध 261 बीसी में, ठीक है, 261 बीसी में युद्ध करता है अपने राजगद्दी राजाभिषेक होने के बस 8 साल बाद 261 बीसी में कलिंग पे अटैक करता है और कलिंग पे अधिकार कर लेता है। और कैसे अधिकार करता है, क्यों करता है, सारा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना काफ़ी है, ठीक है, 40 मिनट का वीडियो काफ़ी है, क्योंकि ओवरव्यू अशोक के बारे में पहला पार्ट बना दिया हूँ, अगला पार्ट में अशोक के बारे में करता हूँ। कभी 14वीं लेख, सातशिला लेख, स्तंभ लेख, क्या बोला जाता था, क्या किसे क्या बोला जाता था, क्या थी इसकी नीति, क्यों जीता था, अभी 1-2 वीडियो और लगेगी, ठीक है, अशोक को खत्म करवाने में। तो ये पहला पार्ट था, अशोक का ओवरव्यू था, ठीक है, याद कर लो इतना। अशोक की मृत्यु 232 बीसी में 71 से 72 साल की अवस्था में होती है अशोक की मृत्यु, 261 बीसी में, जन्म 304 में और मृत्यु 232 बीसी में, ठीक है। उसके बाद दशरथ, इसका पौधा दशरथ गद्दी पे बैठेगा 8 साल तक, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, और किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो दूंगा, तो जानकारी बहुत काफ़ी है, ठीक है। इसका मृत्यु भी लिख लो कि अशोक की मृत्यु कब होती है, तो 232 बीसी में। अशोक का शासनकाल का समय क्या होता है, 269 बीसी से लेके कहाँ तक, 232 बीसी तक इसका राज्यपाट होता है, ठीक है। 71 साल की या 72 साल की उम्र में ये मरता है। और क्या बताऊँ अशोक के बारे में, बहुत तो ऐसे बताने के लिए, लेकिन इतना ओवरव्यू काफ़ी है। मास्की और गुर्जर अभिलेख में इसे अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। पूछा क्वेश्चन में कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, तो मास्की एंड गुर्जर अभिलेख में। ये लिख लो, जो मैं बोल ही दिया हूँ, तो आपको ये लिखना भी चाहिए कि मास्की कहाँ है, कर्नाटक में, एंड गुर्जर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, दलिया या दवलिया नाम का एक गाँव है, वहीं पे है। मास्की कर्नाटक में और गुर्जर अभिलेख गुजरात, मध्य प्रदेश में। तो ये लिख लेना, कर्नाटक, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। मास्की एंड गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो मास्की एंड गुर्जर अभिलेख में, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, और भी कुछ लिखो। पुराणों में इसे अशोक वर्धन बोला गया है, पुराणों में इसे अशोक वर्धन बोला गया। सब पूछेगा क्वेश्चन, पूछती है, इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन बोला गया है, और अन्य अभिलेख में, ठीक है, बृहत मात्रामान अभिलेखों में इसे क्या बोला गया है, देवान प्रिय, देव प्रियदर्शी, देव प्रिय या देवान प्रियदर्शी, ठीक है। तो अन्य अभिलेखों में यहाँ भी लिख लो कि अन्य अभिलेखों में इसे देवान प्रिय या देव प्रियदर्शी, देवान प्रिय या देव प्रियदर्शी, देव प्रियदर्शनी, ठीक है। इसका मतलब होता है देवों का प्रिय या फिर सुंदर लड़का। वो सुंदर स्मार्ट तो होता ही है, बॉडी वाला भी होता है ये बंदा, तभी तो हल्का मचा देता है। तो अन्य अभिलेखों में मिलती है इसके, ठीक है। यही तो जानकारी है, बाकी मैं कल बताऊंगा कलिंग युद्ध क्या था, कलिंग युद्ध की और विस्तृत जानकारी, क्यों लड़ा गया था कलिंग, क्यों लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था, क्या था अशोक की नीति जो लड़ा था कलिंग का युद्ध, सारे डिटेल्स मैं कल ही बताऊंगा। तो आज के लिए मैं बिंदुसार और अशोक का कवर करवा दें, छोटा सा पार्ट 1, ठीक है। और बिंदुसार के बारे में टोटल कवर हो गया है। तो और भी किसी को कुछ डाउट मिले तो पूछना, अशोक के बारे में इतना ही नहीं है, और भी जानकारी है अभी, तो मैं वो अगले वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्या है ना, काफ़ी होगा ही। किसी को कुछ भी डाउट लगे पूछ सकता है, समझ में ना आया हो वो भी पूछ सकता है।
अच्छा लगे तो बताएगा कि अच्छा लगा है, या समझ में आई है तो भी बिल्कुल बताएगा, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल भी कमेंट में लिखो, जो भी मन है सो लिखो, मैं कमेंट में उत्तर दे दूंगा, नहीं तो फिर मैं फिर से लेक्चर बना दूँगा ज़्यादा बंदों का कमेंट आएगा तो यही था अशोक की बिंदुसार, और उसके बाद अशोक का छोटा सा ओवरव्यू अभी तो अशोक का कांड बचा हुआ है, कहा ताल का मचाएगा। ठीक है, तो ये छोटा वीडियो रहने देता हूँ क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो बोरिंग सा वीडियो लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा मैं ठीक है बोलता हूँ वीडियो में, ठीक है फालतू में आदत है। तो आने अभिलेखों में देवान प्रिय देव प्रियदर्शी बोला गया है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है अशोक के बारे में मेन जो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, अभी तो मैं इतना ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा तो बताने लायक है नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।